संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण की, और यह बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि जब कोरोना संक्रमण पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, शुरुआती दिनों में 90,000 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था, तो हर रोज हर घंटे हम हर पहलू पर तफसील से चर्चा कर रहे थे। इस संक्रमण काल, इस संकट काल से हम कैसे निपटें, क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम हमें करने चाहिए, N95 मास्क की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, हर पहलू पर चर्चा हो रही थी। लेकिन आज एक अजीब सी खामोशी, तब जबकि अब रोजाना का आंकड़ा 90,000 के पार कर चुका है। तब पूरे देश में 90,000 भी केस नहीं थे, हम पूरी गंभीरता दिखा रहे थे। लेकिन आज जब रोजाना 90,000 से ज्यादा केसेस, ये दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे आगे हैं हम इस मामले में, हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यह न्यू नॉर्मल हो गया है। कोरोना संक्रमण जैसे अब इसके साथ जीना है तो जिएंगे, चर्चा करने की क्या जरूरत है। चर्चा अब हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी की, उसमें पूरे देश की दिलचस्पी है। और कोरोना वायरस जो हर घर में अब दस्तक देता दिख रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब तो सेकेंड वेव की बात होने लगी है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कुछ इलाकों में जहां संक्रमण काबू आता दिख रहा था, वहां पर भी एक सडन स्पाइक हुई है, एक उछाल आया है, और उससे ऐसा लग रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में अब सेकंड वेव की भी शुरुआत हो गई है। और खास वो दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में दर्शकों 62 दिन बाद 6 जुलाई के बाद 3,000 से ऊपर रोजाना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया है। 6 जुलाई को था और उसके बाद स्थिति काबू में आती दिखी, ग्राफ नीचे गिर रहा था। तो अब डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में सेकंड वेव भी शुरू हो गई है। लेकिन हम अनलॉक 4 की फेज में आ गए हैं। अब सब कुछ खोला जा रहा है। आज से मेट्रो सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। अब ये बात बिल्कुल समझ में आती है, अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह से जाम होता दिख रहा था। हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है 23.9% का, आजाद भारत का सबसे बड़ा गोता लगा गई। तो जहान को भी मुकम्मल करना है, कारोबार को आगे बढ़ाना है। लेकिन शुरुआती दौर के बयानों में आपको मैं लेकर जाऊंगा, जान है तो जहान है, कि जान बचेगी तभी तो जहान की बातें करेंगे, अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे। लेकिन अब लग रहा है जहान है तो जान अपने आप बच जाएगी। पहले जहान यानी कि कारोबार खोलने पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब लोगों को बाहर जाने दो, तभी नौकरियां कर पाएंगे लोग, तभी तनख्वाहें मिल पाएंगी, तभी कल कारखाने चल पाएंगे। तो ये उल्टी गंगा बहा दी है क्या हमने, या हमें दोनों चीजें, जान और जहान, साथ साथ कदम ताल करवानी थी। लेकिन इन सब के बीच ये सिर्फ मैं एक नेगेटिव पिक्चर पेंट नहीं कर रहा हूं, एक दुख भरी दास्तां, दर्द भरी दास्तां आपको नहीं बता रहा हूं, कड़वी हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। लेकिन उसमें एक उम्मीद की किरण भी दिखी है। और उम्मीद की किरण क्या है? अब जो वैक्सीन पर काम हो रहा था, कई जगह से खबरें आ रही हैं, वैक्सीन जल्द ही तैयार हो सकता है। स्पुतनिक 5 पिछले महीने आपको ध्यान होगा, रूस से खबर आई कि हमने वैक्सीन बना लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली वैक्सीन, पहली एंटीडोट अपनी बेटी को ही लगाई। अब भारत के साथ रूस की लगातार बात चल रही है, क्लिनिकल ट्रायल भारत में भी हो सकते हैं। वैसे भी भारत 75% दुनिया में जो वैक्सीन बनते हैं वो भारत में ही बनाए जाते हैं। तो रूस का वैक्सीन अगर सफल हो जाता है, और लांसेट जर्नल ने यह कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल में कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो लोग थे जिन पर यह ट्रायल किया गया वो दिखा है, तो यह अपने आप में एक उत्साहवर्धक खबर भी है। लेकिन यह उम्मीद की किरण है। यह सूरज, यह दिन कब आएगा, वो सुबह कब आएगी, अभी उसी का भी इंतजार हमें करना होगा। ऐसे में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो रहा है कि सरकार ने कोरोना की बातें करनी ही छोड़ दी हैं। पहले विपक्ष का वार सरकार पर, फिर चर्चा करेंगे। देश अब कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़ा है। कोरोना से युद्ध तो जारी है,
पर सेनापति नदारद है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह निकम्मी व नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। और मैंने रोजाना के आंकड़े तो आपको बताए, पर पूरी एक मुकम्मल तस्वीर भी आपके सामने पेश कर दूं। जो ताजा आंकड़ा है 42,04,614 लोग संक्रमित हुए हैं देश में, लेकिन जो पॉजिटिव जो एक्टिव केसेस हैं वो 8,82,542 हैं, यानी कि बाकी लोग वो इस संक्रमण से उबर भी गए हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, विस्फोटक हालत में क्यों पहुंच गया कोरोना, और अब जान और जहान का क्या है प्लान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और खुद डॉक्टर हैं और खुद कोरोना सर्वाइवर हैं डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, डॉक्टर संजय राय प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के। एक्सपर्ट्स, मैंने 3 एक्सपर्ट्स को बुलाया है। सैयद अब्बास सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, क्लिनिकल रिसर्चर हैं, ये सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च के। और डॉक्टर एम वली किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार कोरोना की चर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। तो संबित पात्रा, मेरा सवाल यह है, विस्फोटक है ना स्थिति, और सरकार खामोश क्यों है? क्या ये एक्ट ऑफ गॉड, मतलब एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की देन है, भगवान ही संभालेंगे, सरकार अब ये कहने लगी है क्या? देखिए संदीप जी, पहली बात तो है कि विस्फोटक स्थिति पूरे विश्व में है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस पूरे सदी का, और इस सदी से भी आगे अगर बढ़े तो लगभग 150 ईयर्स का, अगर हम इससे पहले स्पेनिश फ्लू को देखें, उसके बाद ये सबसे बड़ी एक तरह से पैंडेमिक है जिसने पूरे विश्व को ग्रसित कर रखा है। मैं यहाँ 4 R के बारे में बात करूंगा, साइंटिफिकली मैं अपने विषय को रखता हूँ जी। पहला है रिहर्सल। देखिए, पहले सरकार ने जो लॉकडाउन हुआ, आपका बिल्कुल प्रश्न उचित था कि पहले तो हमने लॉकडाउन किया, ये सब कुछ किया, बाद में क्या हो गया। देखिए, पहले जो लॉकडाउन इत्यादि किया वो एक रिहर्सल हुआ कि हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी हमारे लिए आवश्यकता है, लेट अस गेट रेडी फॉर इट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कंडीशन रिफ्लेक्स, यहाँ 3 एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़े हैं हमसे, समझते हैं विषयों को, वो समझेंगे कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि आज मास्क पहनना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, अपने हैंड सैनिटाइजिंग करना, ये सब महत्वपूर्ण हो गया, लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ गया। ये पहला रिहर्सल। दूसरा है रिसोर्स। इंडिया एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, ना हम N95 मास्क बनाते थे, ना हम वेंटिलेटर बनाते थे, ना ही हम PPE किट बनाते थे, ना हमारे पास एक भी ऐसा कोई सोर्स था। पहले एक ही लैबोरेटरी था पुणे में जहां जांच होती थी। तो हमने इस लॉकडाउन फेज में अपने आप को रिसोर्स रिच किया, PPE किट बनाया, वेंटिलेटर बनाया, मास्क बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, जो हमें आगे बढ़ाया। तीसरी बात है, जो तीसरी R है, वो है रिकवरी। पहले एक डर का माहौल था कि फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, रिकवरी रेट कम है। ग्रेजुअली खुशी की बात है कि लगभग 77.31% रिकवरी रेट है, और जो फैटेलिटी रेट है वो लगभग 1.7%। और अगर सही मायने में एंटीबॉडीज भी देख लिया जाए समाज में कितना है, तो हो सकता है 1% से भी कम की फैटेलिटी रेट है। ये खुशखबरी है, और इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अप्रोच आया है कि एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपने रिकवरी रेट की जो बात की है, आप 100 में से 77 लोग रिकवर कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे अंदाज में 2.3% हमारा रिकवरी रेट है, और ब्राजील का 0.7, रूस का 1%, अमेरिका का 0.5%। हम अभी भी दुनिया में बहुत आगे नहीं हैं रिकवरी रेट के मामले में। और एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं 8.4, 100 आदमियों के टेस्ट होंगे, लगभग उसमें 8 से ज्यादा, 9 के करीब लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये 4 से 5 होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं इसमें एक बात तो सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि हमारी रिकवरी रेट 2.3% है। नहीं, हमारी रिकवरी रेट 77.31%। नहीं, मैं एक्टिव रेट में वृद्धि की बात करने लगा था, रिकवरी रेट नहीं। रिकवरी ठीक है, पर हमारी एक्टिव रेट में जो वृद्धि है दुनिया से 2.5 गुना ज्यादा चल रही है जो वृद्धि हो रही है। नहीं, देखिए, अगर मैं वर्ल्ड से कंपेयर करूंगा तो मैं पर मिलीनियम केसेस को देखूंगा कि प्रत्येक मिलियन में कितने केसेस हो रहे हैं और उनकी फैटेलिटी रेट क्या है। आप एक्सपर्ट से पूछिए, डॉक्टर वली भी यहां बैठे हुए हैं, हमारे गुरु हैं, आप उनसे पूछिए। फैटेलिटी रेट इज
हाँ, बहुत कम है इंडिया में। 1.7% इन इंडिया कंपेयर टू 6.5%। तो हम टेस्ट कितना कर रहे हैं हमारे कंट्री में? संबित 11 लाख केसेस आज हम अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। 130 करोड़ के देश में अभी भी पूरे दिन में 11 लाख केसेस की टेस्टिंग हो पाती है। तो हमारी टेस्टिंग कितनी है? देखिए आंकड़े जो होते हैं ना, संबित आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप ट्रेन डॉक्टर हैं, वो आंकड़े बताते कम है छिपाते ज्यादा है। मैं सीधा सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं, आज एक खामोशी क्यों है कोरोना को लेकर कि कोरोना से मानो नागरिक अब अपने आप निपटेगा? इस देश में अब सबसे बड़ी समस्या सुशांत सिंह राजपूत केस है, उसी पे चर्चा हो रही है, कोरोना पर चर्चा होनी बंद हो गई। मैं इसका उत्तर देता हूं। हाँ, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, दो चीजें हैं, वो कौन सुशांत सिंह राजपूत जी पे चर्चा कर रहा है और कौन कोरोना पे चर्चा कर रहा है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये चैनल से वैरी करता है, कोई कर रहा है उनके ऊपर, हम इस पे क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि देश में कोरोना की चर्चा नहीं हो रही है। सरकार आंकड़े आज भी रिलीज कर चुकी है, कल भी आंकड़े रिलीज हुए थे, आज कल के आंकड़े मेरे सामने हैं। 32 लाख केसेस टुडे रिकवर्ड पूरा, और 60% ऑफ टोटल केसेस फ्रॉम 5 स्टेट्स। ये सारे आंकड़े लेके मैं कल का बैठा हूं, आंकड़े हर दिन आ रहे हैं। पहले हम इन आंकड़ों को लेके पॉजिटिव होते थे, हर दिन आंकड़े निकाल के पढ़ते भी थे, देखते भी थे, फोन करके डिस्कशन भी करते थे। आजकल कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, वी ऑल हैव गॉट यूज्ड टू द आंकड़े, हम इन आंकड़ों से यूज्ड टू हो चुके हैं। हमें लगता है हाँ, ठीक है, ये आंकड़े रोज आ रहे हैं। बतौर डॉक्टर, मैं राजनेता से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, बतौर डॉक्टर, somebody who himself is a कोरोना सर्वाइवर, बहुत खतरनाक स्थिति है ना संबित। मैं आंसर देता हूं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात है, सरकार विथ ड्यू डिलिजेंस आंकड़े रिलीज कर रही है। हाँ, हम पहले आंकड़ों को बहुत सीरियसली लेते थे, अब हम आंकड़ों को शायद इतना देखते नहीं है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद बोथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता की, दोनों को साझा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और हाथ को सैनिटाइज करना, ये सरकार आके जबरदस्ती हमारे हाथ को सैनिटाइज नहीं कर सकती है, ये हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, जो हमें बार बार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सिखाया गया है और बोला गया है। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो बहुत हद तक बच रहे हैं, एक बात। नंबर 2, जो आपने कहा जान भी और जहान भी, देखिए अब ये जान भी और जहान भी वाली परिस्थिति है। मैं आज इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था, इसमें डिकोडिंग जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एक बड़ा आर्टिकल आया है, उसमें बड़ा सुंदर लिखा है उनके एक्सपर्ट नीलकांत मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि ये जो लॉकडाउन कुछ राज्य थोड़े समय के लिए भी कर रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन कर रहे हैं, 2 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, ये भी अनसाइंटिफिक है। तो देखिए, तो मतलब पूरा लॉकडाउन ही अनसाइंटिफिक था क्या? ओपिनियन सरकार की फिर नीति गलत थी क्या लॉकडाउन की? नहीं, मैंने आपको समझाया ना, एक रिसोर्स रिच कंट्री हम नहीं हैं। और ये सब कुछ समझना, कोरोना जो है एक इवॉल्विंग डिजीज है। ये डिजीज पहले हम तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, एक मिनट समझ, और उससे मृत्यु हो जाती है। मैं एक सेकंड समझाता हूं, मुझे आप थोड़ा 10 सेकंड दीजिए। ये और मैं एक बात इसमें कह दूं, ये कोई मुस्कुराना और तंज कसने की, मेरे भाई मुस्कुरा भी रहे हैं और तंज भी कसेंगे, ये मुस्कुराने और तंज, मैं डॉक्टर जैसे समझा रहा हूं और बाकी डॉक्टर बैठे हैं, अगर गलत हो तो मुझे ठीक कर दे। पहले हम लोगों को लगता था कि केवल लंग्स को इफेक्ट करता है, ये इतनी इवॉल्विंग डिजीज है कि आज मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चों के हार्ट को परमानेंटली अफेक्ट कर दे रहा है, किडनी भी अफेक्ट हो रहा है। तो ट्रीटमेंट हैज आल्सो इवॉल्व्ड। ये जो लॉकडाउन फेज था, उसमें हमारी ट्रीटमेंट को इवोल्यूशन मिला, उसमें रिसोर्सेज को इवोल्यूशन मिला, उसमें हमने स्टडी किया, ताकि आज जो ये हम ट्रीटमेंट एंटीवायरल डोजेस दे रहे हैं, इत्यादि दे रहे हैं, ये एक आगे बढ़ने का तरीका रहा है। तो मतलब लॉकडाउन नहीं होता तो कैसे 30 लाख लोगों को अफेक्टेड करता, ये नहीं, ये बात तो मैं समझ गया। अब अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर, अखिलेश प्रताप सिंह, तो मतलब अब सरकार कह रही है कि भैया हाथ धो लो, मास्क पहन लो, देह दूरी बनाए रखो और बाकी भगवान भरोसे। हम चर्चा करनी कैसे बंद कर दिया? अब ये बात अभी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का हवाला दे दिया संबित पात्रा ने कि देखिए जहां मिनी लॉकडाउन भी होता है वहां पर गोता खा जाती है अर्थव्यवस्था। वो तो लॉकडाउन में खाना था, वो तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। तो अब जान है तो जहान है की जगह जहान है तो जान है, उल्टा कर दिया क्या सरकार ने? देखिए संदीप जी, आपने जिस बात से शुरू किया था मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज के गोदी मीडिया के युग में आपने पत्रकारिता को जीवित कर रखा है, इसके लिए पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी की कीर्तन में लगी है और राष्ट्र हितों को दरकिनार करती है, आप राष्ट्र की जो समस्या है उस पर
इतनी इंपॉर्टेंट बहस कर रहे हैं जो पहले होती थी। बात कुछ और है। बात वो ये है कि जब किसी व्यक्ति, परिवार का मुखिया या राजा, किसी बुद्धिमान का, ज्ञानी का, समझदार का, तजुर्बेकार का, एक्सपर्ट का, विशेषज्ञ की राय नहीं मानेगा, उसका उपहास करेगा, उसकी निंदा करेगा और स्वयंभू अपने आप को सबसे बड़ा जानकार बन करके अहंकार में चूर होकर के इन सब चीज को इग्नोर करेगा, तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति का राज्य सब दुखी होंगे, सब प्रभावित होंगे। नहीं, सरकार क्या करती? सरकार लॉकडाउन ना करती। अब सरकार का खजाना खाली है तो खोलनी पड़ेगी अर्थव्यवस्था। क्या 23%, 24% के गोते के बजाय आप चाहते हैं हम 60% का गोता लगा लें? मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं कि जब कहा जा रहा था, राहुल जी ने कहा था कि ये आ रहा है, हमको इसको बाहर से आने पे ही पहला स्टेप रोकना होगा, फिर आगे की रणनीति बनानी होगी, लॉकडाउन कैसे करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे इस बीमारी से लड़ना है, कैसे डिस्टेंस बनाना है, कैसे पैनिकी नहीं क्रिएट करना है। लेकिन तब उपहास कर रहे थे, हंस रहे थे, तब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। इनके मिनिस्टर आके बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी देश में पैनिकी क्रिएट कराना चाहते हैं, कोई कोरोना का कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है क्या? एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, क्या लोग बतौर समाज में हम सबके गिरेबान में झांकने के लिए सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, हम भी बेपरवाह हो गए क्या? सरकार करेगी सब कुछ। अगर सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री में सबका इंटरेस्ट हो गया, वो जनता देख रही है ना। आप मीडिया पर सवाल उठा दें, हम खुद बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं है कोरोना पर। बेपरवाह नहीं हो गए क्या हम? इस सरकारों की जिम्मेदारी फिर क्या होती है? हाँ, क्या महामारी में भी आगाह करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आने वाली बीमारियों, महामारियों या आपदा विपदा को आंकलन, मूल्यांकन, पहचान करके रणनीति बनाना सरकार का कर्तव्य है कि आम जनता का कर्तव्य है? आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? जब लोग विशेषज्ञ बता रहे थे, एम्स के डॉक्टर बता रहे थे, पीजीआई चंडीगढ़ के एक्सपर्ट्स बता रहे थे, राहुल गांधी बता रहे थे, तब तो उपहास किया जा रहा था, तब तो बताया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आज बता रहे थे कि लॉकडाउन कर 21 दिन में जीत लिया जाएगा। ये मोदी जी के वक्तव्य है, किसी और के नहीं है। इनके नीति आयोग के का वक्तव्य है कि 20-25 मई के बाद कोरोना आएगा ही नहीं। ये किसके वक्तव्य? इन्हीं के वक्तव्य हैं। उसके बाद जब हाथ से निकलता गया, पहले सब अपने करते गए, बताते गए जैसे मैं ही सब एक्सपर्ट हूं, फिर बाद में लोगों की राय लेते गए, फिर कह दिया अब अपना अपना जानो भैया, हमारे बस में अब नहीं है, अपना अपना जानो, दूरी बनाओ, खुद बचो, खुद बचाओ। ठीक है, मैं एक सेकेंड, आपने आरोप लगाए सरकार पर, संवित क्विक रिस्पांस, अपना अपना जानो, भगवान भरोसे कि भैया अपना खुद संभाल लो, लोगों को कह दिया सरकार ने। नहीं, ये तो खुद ही जानते हैं और जनता देख रही है, आपके यहाँ एक्सपर्ट्स भी सुन रहे हैं। अपना अपना बचाओ। एक वेंटिलेटर बनता नहीं था, 50,000 वेंटिलेटर कहाँ से आ गया? एक पीपीई किट बनता नहीं था, आज 10 लाख से अधिक पीपीई किट रोज बन रहा है। एक N95 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद बनता नहीं था, आज 5 लाख से अधिक N95 मास्क बन रहा है। ये सब कैसे अपने आप हो गया क्या? देखिए, मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, मगर इन्होंने कहा एक्सपर्ट्स की बात मानी नहीं गई। आप बताइए, एक्सपर्ट कमिटी, 13 एक्सपर्ट कमिटी बैठी थी इसके ऊपर और उनके आधार पर यह सारा काम किया गया। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सबसे बड़े एक्सपर्ट है। अरे ये मतलब मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, उन्होंने कहा अमित शाह जी को और कई नेताओं को कोरोना इसलिए हो गया क्योंकि उनको तो राम जी का अभिशाप लग गया। इस प्रकार की बात, अनसाइंटिफिक बात करने वाले लोग अपने आप को एक्सपर्ट कह रहे हैं, यह मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं क्योंकि राजनीतिक तू में आम आदमी को कुछ हासिल नहीं होता। अब डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आंकड़े और दर्शकों को यह समझने की जरूरत है, 5 करोड़ हमने टेस्ट कर लिए, रोजाना हम लगभग 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8.4 है और ये दुनिया में सबसे ऊपर है। यह परेशानी का सबब है क्या? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप ही के डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कई जगह तो अब सेकेंड वेव भी शुरू हो गई और हम पूरा देश हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि कोरोना अब कोई समस्या ही नहीं है। संदीप जी, मैं पूरी तरीके से टेक्निकल बातें करूंगा। डेफिनेटली राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आपको बुलाया। कोई राजनीतिक सवाल मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे। हाँ, मैं बातें भी सुन रहा था, संबित जी की भी, अखिलेश जी की भी।
पहली बात यह है कि जिस टाइप का ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं रोका जा सकता। ये कहना कि इसको एंट्री से रोका जा सकता था, छोटे देश जो चारों तरफ न्यूजीलैंड टाइप कंट्री जो 10 दिन कहता है कि मैं फ्री हो गया और फिर वहां आ जाते हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो रोका नहीं जा सकता है। आप अपनी कंट्री में सारी फ्लाइट बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, कंट्री को बंद कर दें, आप कितने पोरस बॉर्डर हैं, नेपाल में आप नहीं रोक पाएंगे, बांग्लादेश में नहीं रोक पाएंगे, पाकिस्तान में नहीं रोक पाएंगे, म्यांमार में नहीं रोक पाएंगे, भूटान में नहीं रोक पाएंगे। इस और जिस टाइप से ये वायरस फैलता है, तो पहली बात इसको रोका ही नहीं जा सकता। हाँ, जो कोई भी हमारे पास कारगर ट्रीटमेंट नहीं है या कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम इसको प्रिवेंट करने का एक ही है कि हम डिले कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब नहीं कि आप कंप्लीटली जो इसको रोक देंगे और कल से इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन रेट को स्लो किया जा सकता है और उसको जो है, जो भी एफर्ट्स हुए थे, शायद शुरू में जो लॉकडाउन लगाया गया और इससे उसका ये हुआ कि हमें जो है इसको डिले करने में मदद मिली। इससे मैं सहमत हूं पूरी तरीके से कि डिले हुआ। जो अभी आपने सवाल किया कि रोज जो है 10 लाख के आसपास हम टेस्ट कर रहे हैं, 10 से 12 लाख के बीच में, और 90,000 के आसपास रोज केसेस आ रहे हैं। देखिए, केसेस ये प्रोपोर्शनल है, जितना हम टेस्ट करेंगे उतना आएगा। इसके लिए हमें एपिडेमिक को समझना चाहिए। नहीं, देखिए एक मिनट, जो संबित पात्रा डॉक्टर साहब और सरकार ताल ठोकती है, देखिए हमने इतने N95 मास्क बना दिए, इतने वेंटिलेटर बना दिए, टेस्टिंग मुकम्मल है क्या? 130 करोड़ के देश में 10 से 11 लाख ही टेस्ट हो पाए हैं, 5 महीने होने को आए इस संक्रमण को फैले। मैं उसी पे आ रहा हूं, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको बता देता हूं टेस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है। टेस्टिंग जो है शुरू में होता है, तब जरूरत हमें पड़ती है जब स्प्रेड कर रहा होता है, बिगिनिंग ऑफ द एपिडेमिक में। वो समय जितना हम टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट करें, क्योंकि स्प्रेड को हमें स्लो करना होता है। जब पूरी कम्युनिटी में अगर स्प्रेड हो चुका होता है और वो इंडिकेट करता है, कंट्री में अभी 2 दिन पहले हरियाणा का सर्वे आया है, सीरो सर्वे से हमें ये लगता है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, एटलीस्ट वह बेयर मिनिमम है। दिल्ली का 2 बार सीरो सर्विलेंस हो चुका है, तीसरा भी जस्ट खत्म हुआ है, इसका रिजल्ट नहीं आया। मुंबई का हो चुका है, कई स्टेट में, चेन्नई का हो चुका है। वह ये दर्शाता है, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दिल्ली का दे देता हूं। दिल्ली 2 सीरो सर्विलेंस के बीच में 1 महीने का एग्जैक्टली 1 मंथ का गैप था और 23% से 6% इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स करीब 12 लाख लोग दिल्ली में इन्फेक्ट हुए। दिल्ली में हम रोजाना उस समय 18 से 20,000 टेस्ट कर रहे थे और उस समय जो है 1200 से 1500 के बीच में केसेज आ रहे थे। मतलब पूरे महीने में करीब 35 से 40,000 केसेज आए हमारे पास दिल्ली में, जबकि उस समय अगर पर डे आप देखें तो 40,000 इन्फेक्शन हुए। तो ज्यादातर लोगों में यह माइल्ड है, इन्फेक्शन की रेट जो है वह इतना है कि उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो मैं फेयर पॉइंट आपने समझाया, रोक नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर एम वली, रोक नहीं सकते तो हाथ खड़े कर देगी क्या सरकार? चर्चा भी नहीं होगी कि भाई लोगों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर वली स्क्रीन पर, मतलब लोगों की अब जिम्मेदारी हो गई, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं, रोक ही नहीं सकते भाई इसे। संदीप भाई देखिए, आपके जितने भी स्पीकर बोल रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, सबने अपने विचार रखे। मैं बहुत आसानी से एक बात को कह रहा हूं, चर्चा इज ए मस्ट, होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, याद दहानी पब्लिक की होनी चाहिए। हम लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वी हैव शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, वी आर बदनाम के शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है। दूसरी चर्चा अब डराने की होनी चाहिए कि सेकंड वेव के लिए तैयार हो जाओ भाई। तीसरी चर्चा इसकी ये होनी चाहिए कि ये वायरस खतरनाक है, स्ट्रिंजेंट मेजर को हमको चालू रखना है। चौथी चर्चा ये होनी चाहिए कि जिन लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन है उनका डॉक्टर सीटी स्कैन करा के देख लेंगे। मैं साइड से थोड़े से सीटी स्कैन झरोके से दिखा रहा हूं, तो कुछ लोगों में जिनमें ये टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि एंटीजन टेस्ट 40% में नेगेटिव आ सकता है और 70% में आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है। उन लोगों में कृपया करके आप सीटी स्कैन करा के देख लीजिए कि ये हवा से जाके महाशय अंदर तो नहीं लंग में बैठे हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो आप दवा ले लीजिए।
डॉक्टर दवा दे देगा, आप बच जाएंगे। ये 3-4 छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये इस समय के लिहाज से बहुत जरूरी है और चर्चा तो होनी ही चाहिए। नहीं, चर्चा नहीं हो रही है ना, खामोशी है सरकार की तरफ से। आप संबित कह रहे हैं कि हाँ आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक मिनट डॉक्टर वली, एक मिनट मैं दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आपका व्यू लेना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की शाम को इसी वक्त लगभग हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, नए आंकड़े जारी किए जाते थे। आज भी साइट पर जारी किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे, लेकिन देश को क्या बताया जा रहा है सेकेंड वेव के बारे में? अगर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं, वो किसी निजी चैनल को बता रहे हैं, सरकार नहीं आगाह कर रही है। मेरा सवाल यह है, सेकंड वेव के बारे में ऑफिशियल वर्जन हो ही नहीं सकता कि सेकंड वेव आ रही है। ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैसी बात है जैसा कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में हुआ था। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में केसेस कम होके बढ़े हैं और भी कई जगह बढ़े हैं। हाँ, वो कह रहे हैं सर्टेन पार्ट्स जी, वो कह रहे हैं कि देश के कुछ इलाकों में सर्टेन पार्ट्स में सेकंड वेव के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल कहा है उन्होंने, मेरे पास उनका लिखित में रखा है मेरे सामने। मैं समझ आ रहा हूं। स्ट्रेन की भी बात हुई है और कोरोना फैमिली में ऐसा होता रहा है, इसकी भी बात हुई है, बट नॉट शॉकिंग। ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्फेक्शन होते होते कब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, ये सोचना इस वक्त की बहुत प्राइम सोच होनी चाहिए। दूसरी, वैक्सीन का इंतजार प्राइम सोच होनी चाहिए। लेकिन आपका जो आज का मुद्दा है, मैं उससे 100% एग्री हूं। चर्चा होनी चाहिए। हर सांस में कोरोना जा सकता है, इसलिए हर सांस में इसका नाम लेना चाहिए। जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोरोना से रक्षा, कोरोना से रक्षा, कोरोना से रक्षा, इसकी माला जपनी चाहिए। हर सांस में डर के रहना चाहिए। हर ठीक है, पर इस डर में, इस अंधकार में एक उम्मीद की किरण भी है। अब सैयद अब्बास साहब, क्योंकि आप क्लिनिकल रिसर्चर हैं, जो ये खबर आ रही है वैक्सीन बनाया स्पुतनिक 5, उस पर कुछ लोगों ने पहले शंकाएं भी जाहिर की। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को ही पहला एंटीडोट लगा दिया। अब लांसेट जर्नल कह रहा है कि एनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं, कोई नेगेटिव रिपरकशंस बॉडी में नहीं दिखी हैं जिन पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ। भारत में ही शायद मैन्युफैक्चर हो, ये बात हो रही है। वैक्सीन आ सकता है क्या, या वैक्सीन ही अब दरअसल कोरोना के एक भूत से पीछा छुड़ाएगा? बाकी तो ये फैलता जाएगा, जो डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा है क्या? संदीप जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद वैक्सीन पे आता हूं। ये जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, नॉट एट ऑल पॉलिटिकल। जो भी नंबर्स की बात करें वो डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया के एजुकेशन लेवल, हमारी कमाई किस तरह से हमारे लोगों की, बाहर किसी कंट्री से कंपेयर करना इंडिया को सही नहीं है। पहली चीज, हमारे टेस्ट बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ते रहेंगे। जितने आप टेस्ट बढ़ाएंगे, नंबर्स बढ़ते रहेंगे। मैंने मेरी जानकारी में न जाने कितने असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट आई है, कुछ दिन में नेगेटिव हो गए, आखिर वो भी काउंट हुए हैं इसमें। तो और ये जो सेकंड वेव की बात है, पूरी दुनिया में सेकंड वेव आई है। इसका जो ग्राफ है, ये बेल कर्व नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कोरिया से लेके जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह ऐसा हुआ है, इंडिया में होगा। और जो नंबर्स बढ़े हैं, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये होने थे। आप सरकार, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, छोड़िए, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए मैं एक बात बोल दूं। मेरे जानने मैंने देखा एक आदमी को मास्क लगाया था, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मास्क लगाया, मैंने पूछा कहां गया मास्क भाई, तो बोल रहे मैंने पॉकेट में रख लिया। अभी वो बाहर से टहल के आगे मास्क आप पॉकेट में रख ले रहे हैं। हम खुद बच रहे हैं, स्किन से वायरस नहीं जा रहा है। हम जहां से वायरस अंदर जा रहा है, कॉमन पब्लिक कितनी एजुकेटेड है, कितना सीरियस है, कितनी जो मास्क लगा रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, उससे बचने की उनको पता है कि बचना क्या है। उनको लगा मास्क लगाया हम सेफ है, दुपट्टा बांधा हम सेफ है। दैट इज नॉट द फैक्ट। चर्चा होती रहनी चाहिए इन चीजों पे, जहां पे हम लोगों को एजुकेट करें कि भाई मास्क लगाया है, उसको निकाल के आप उस मास्क में मान के चलो कोरोना वायरस लग गया है, अब अगर तुमने छुआ तो तुमको होगा। तो ये हो गया कि कॉमन पब्लिक, एक जगह पे 2 लोग जा रहे हैं, एक को हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है कि दूसरे जिसको हुआ है उसने कुछ ना कुछ असावधानी वहां पे बरती है। तो एक तो वो रीजन है। कोई दवा नहीं है, दवाएं सारी सपोर्ट करने के लिए है, चल रही हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। वैक्सीन, अभी अब बात आती है वैक्सीन की, तो रशिया की वैक्सीन का जब अप्रूवल आया था लास्ट टाइम, जब मैं इस न्यूज पे था, मैंने कहा था थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद रूस ने क्लैरिफाई किया कि वो कंडीशनल अप्रूवल था। उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं
और फेज 3 में उन्होंने 40,000 पेशेंट पर ट्रायल कर रहे हैं। उसके बाद उनकी वैक्सीन लॉन्च होगी। सिर्फ रशिया नहीं, 8-9 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीन फेज 3 में जा चुकी है। एक सवाल, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिसको कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, मैं जवाब नहीं चाहता ऑफकोर्स, कि हमने कितनी वैक्सीन सिक्योर की है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योर कर ली है, हमने कितनी सिक्योर की? फाइजर की वैक्सीन 125 मिलियन वायल जापान ने सिक्योर कर लिया, 100 मिलियन यूएस ने सिक्योर कर लिया। हमने आज कितना सिक्योर किया? बहुत सी कंपनीज है ना, जरूरी नहीं कि हम एक कंपनी पे डिपेंड करें। जिनका फेज 2 का ट्रायल चल रहा है, हम उनसे सिक्योर कर ले कि भाई तुम नेक्स्ट ईयर रूस से अगस्त में संकेत मुझे यही मिल रहे हैं सैयद अब्बास कि रूस के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है। अभी रूस भी जाएंगे, हमारे विदेश मंत्री, वहां पर भी ये बात होने वाली है, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं। दैट इज द कि वहां पर डील सिक्योर होगी, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली सिर्फ रूस नहीं, जिन वैक्सीन का ट्रायल फेज 2 में भी है, उनको भी हम कुछ मिलियन सिक्योर कर लेंगे। जब तुम्हारी वैक्सीन तैयार होगी अगस्त में, तब तुम हमें 100 मिलियन देना। तीसरी कंपनी से भी सिक्योर कर लें, चौथी कंपनी से भी सिक्योर कर लें, ताकि एक फेज वाइज हमें वैक्सीन मिलती रहे अलग अलग कंपनीज की। वो एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें काम करना चाहिए। और बताइएगा सैयद अब्बास, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक जो आम लोगों से मिलता हूं जमीन पर, सड़कों पर, लोगों के मन में एक ये ख्याल भी है कि देखिए कॉमन कोल्ड है, वो वायरस है या वायरल फीवर होता है, उसका आज तक वैक्सीन नहीं बना। HIV का वैक्सीन नहीं बना, जबकि पोलियो का बना है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज थी। ये वैक्सीन, देखिए जब भी संक्रमण काल, संकट काल, आपदा होती है, इस तरह की बातें होती हैं। ये प्रैक्टिकली वैक्सीन मिल जाएगा ना, हमें बनेगा ना, या ये अभी भविष्य के गर्त में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिलेगा। और यही चीज न्यूज चैनल से अगर लोगों को एजुकेट किया जाए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 160 वैक्सीन के कैंडिडेट एक साथ तैयार हो गए हों। पहला टाइम ऐसा है जब 8 महीने के अंदर 8 ऐसी वैक्सीन है जो फेज 3 में जा चुकी है, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गए हैं। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव डेटा तो मिल ही नहीं सकता हमें। 150 वैक्सीन ऐसी है जो कि पीछे लाइन में लगी हुई है। एक टाइम आएगा जब हमारे पास नहीं, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री भी है ना फार्मास्यूटिकल्स की। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, लोगों के मन में संशय ना रहे सैयद अब्बास, इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। मैं एकदम क्लियर उसका आंसर दे रहा हूं कि 8 से 9 वैक्सीन आज की डेट में ऐसी है जो कि सक्सेसफुल होने की कगार पे है, फेज 3 चल रहा है उनका। मैं उसमें से 50% भी मान लूं तो भी 4 वैक्सीन के तो हमारी तैयार हो ही रही है। और एक क्लिनिकल रिसर्च में एक आंकड़ा होता है कि 100 में से 5 कैंडिडेट, 5 ऐसी दवाएं होंगी जो सक्सेसफुल होंगी। जो 100 का रिसर्च स्टार्ट होगी, अभी मैं 150 लेकर चलूं तो 700-8 तो उस आंकड़े से ही हमें नहीं, ये बड़ी उत्साहवर्धक आप खबर बता रहे हैं कि हम उस दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। मैं फिर से पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर जाऊं उससे पहले डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। एक आम, क्योंकि आप कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, आम लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं ना, अब एक सेंस ये भी आने लगी है, अरे होना सबको है, वो देख लेंगे, ज्यादातर लोग तो अपने आप ही ठीक भी हो जा रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं मानस बनता जा रहा है, और उससे लोग जो उनको एहतियात बरतनी भी चाहिए, और सब बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, अब उनमें ढिलाई होती जा रही है। बिल्कुल, और ये शायद ह्यूमन स्वभाव में ही ऐसा होता है। लेकिन क्या इसके पहले मेरी बातें इनकम्प्लीट रह गई थी? जो आपने टेस्टिंग की 10 लाख और टेस्टिंग की बात की, हाँ, करिए ना, कंप्लीट कर दूं पहले? हाँ प्लीज। कि उसकी कितनी जरूरत है? मैं उसी टेस्टिंग की जरूरत की बात कर रहा था। टेस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है, कब तक हम बढ़ते जाएंगे, वह किस फेज में है उस पर डिपेंड करता है। मैं दिल्ली का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था कि दिल्ली में अगर आप उस समय एस्टिमेटेड 40,000 केस हो रहे थे और आप सिर्फ 1200 डिटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 20,000 टेस्ट कर रहे थे आप, अगर आप 40,000 टेस्ट उस समय करना शुरू कर देते, इन्हीं लोगों में से जो एसिम्प्टोमेटिक थे या जिनके सिम्टम इतने माइल्ड थे कि वो डॉक्टर के पास नहीं गए अपने को टेस्ट कराने के लिए, इन्हीं में से 1000-2000 और डिटेक्ट कर लेते, तो भी हम 5% भी नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो इस वायरस को हमें समझना पड़ेगा कि जब वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो शायद हम लेस देन 5% को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, बाकी वह पूरे समाज में रहता है। इसलिए टेस्टिंग जो है करना, जो है ये नहीं है, टेस्टिंग पे शायद जो लोग आकलन बताते हैं, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और खोली जा रही है डॉक्टर राय, हम अनलॉक 4 में आ गए, मेट्रो भी चलने लगी, अब बचा क्या है? बार्स भी खुल जाएंगे परसों से, बचा क्या है? स्कूल, ज्यादातर राज्य स्कूल भी खोलना चाह रहे हैं। अब आप स्विमिंग पूल के अलावा इक्का चीज बची है, सिनेमा हॉल के अलावा पूरा खुल गया है। हमें प्रिकॉशन के साथ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो ग्लोबल हमारे पास एविडेंसेस हैं, सफिशिएंट हैं,
कि थोड़ी सी सावधानी हम बरतें, अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जो अभी डिस्कस करेंगे कि मास्क पहनना और ये सब जो है इन विधियों से, लेकिन टेस्टिंग का जो है बढ़ाते जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय। उसकी एक लिमिट तक जरूरत है, शुरू में जरूरत है, या फिर जब एंड फेज होता है किसी भी एपिडेमिक का, उस समय की जो भी थोड़े बहुत ठीक है। केसेस हैं, तो ऐसे में डॉक्टर संबित पात्रा, सरकार की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है ना। मतलब ये मैं एक्सपर्ट से जो बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया। स्थिति तो भयावह है, ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। अभी कोई संकेत नहीं है फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। बड़ा बताया गया फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हो जाएगा, कोई मई में बता रहा था, फिर अगस्त हुआ, फिर सितंबर हुआ, नहीं कर रहा है फ्लैटन कर्व। देखिए संदीप जी, मैं तीनों एक्सपर्ट्स को सुन रहा था और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं, और तीनों एक्सपर्ट्स में से किसी ने नहीं कहा कि सरकार ने सही काम नहीं किया या राइट टाइम पर इंटरवेंशन नहीं किया, बल्कि बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप में जा ही नहीं रहा। देखिए संबित, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, ये देश हित में चर्चा है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी कैसे और बढ़ गई है, मैं इस बात पर जा रहा हूं। आरोप बड़े आसान होते हैं संदीप जी, और मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख भी नहीं रहा हूं। मैं इस चर्चा की गंभीरता को समझ रहा हूं। जब तीन इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भी इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, मैं इसको बहुत ही तटस्थ होकर देख रहा हूं। देखिए, पहली बात, एज अ कॉमन मैन मैं क्या सोचता हूं मैं बताता हूं। मुझे हमेशा लगता था कि इतने बड़ी बीमारी से अमेरिका शायद हमसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लड़ लेगा। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कोई बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। इस डाइवर्सिटी के बावजूद इंडिया ने, बिलीव मी और नॉट, इंडिया ने जैसे इस पैंडेमिक को मैनेज किया है, ये कमेंडेबल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं थे। इतने रिसोर्स जनरेट करके कम समय के अंदर जिस प्रकार फैटेलिटी रेट को हमने कम किया, देखिए ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम केवल डरते रहेंगे कि ग्लास आधा खाली या आधा भरा, तो हम एक नेगेटिव संदेश भेजेंगे। तीसरी बात, मैं वली जी से कभी भी 24 मार्च को, एक मिनट संबित, 24 मार्च को हमने लॉकडाउन लगाया। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री 19 को भी आए, 22 को भी आए, फिर अप्रैल में 2 बार आए। देशवासियों को उनमें जोश भरा, उत्साह भरा। अब ये चुप्पी क्यों है? मेरा सवाल ये है, लोगों से संवाद लगातार करना पड़ेगा ना, चर्चा करनी पड़ेगी। ये तो अभी 90,000 प्रतिदिन का है, ये आंकड़ा और बढ़ने वाला। मतलब लाख केसेस रोज आना, महीने में 30 लाख केस। आप उस बात को समझिए ना, मैं ये कह रहा हूं। ऐसे में लोगों से संवाद तो करते रहना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं और इसमें उत्तर देता हूं। हाँ, नहीं, देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं। आप याद करिए, किसने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विषय को लेकर बोला नहीं है? प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हो रहा था, उस दिन भी उन्होंने कहा कि मास्क भी जरूरी है, 2 गज की भी दूरी जरूरी है। मन की बात में भी उन्होंने कोरोना के विषय को रखा है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म पे जहां भी वो बोल रहे हैं, कोरोना के विषय को वो जरूर रख रहे हैं। हाँ, इनिशियली वो एक बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि इसको इम्प्रिंट करना था लोगों के माइंड में। अब मुझे लगता है बाई एंड लार्ज लोग जो मोटा मोटी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसे जानते हैं। मैं जो कह रहा था, देखिए मैं आपको आज पॉलिटिकल होके नहीं कहता हूं। आप एक बात मैं कह रहा था कि मैं कभी वली जी से, डॉक्टर वली से असहमत नहीं होता हूं, मगर आज उनके एक सेंटेंस से मैं असहमत हूं। उन्होंने कहा हमें डरना होगा, हमें प्रिवेंशन का हर मेजर लेना होगा और हमें 1 मिनट के लिए भी डरना नहीं होगा। मैं आपको व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं कोरोना पेशेंट था और हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरे सामने टीवी पे कोरोना के डिबेट्स और डिस्कशंस चल रहे थे, मैंने पहला काम किया कि टीवी बंद किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि क्या जिस प्रकार डेड बॉडीज दिखाई जा रही हैं, जिस प्रकार क्रिमेशन दिखाया जा रहा है, कल को मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैंने 11 दिन टीवी देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे हर क्षण डर लग रहा था कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये डर किसी के मन में भी, जिसको नहीं, डॉक्टर वली कह रहे हैं डरना होगा, तभी लापरवाही, बेपरवाह होना खत्म होगा। हम बेपरवाह होने लगे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं डरना होगा। डरना नहीं, सजग होना होगा। हाँ। सजग होना होगा और प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना होगा। मगर कोई भी पेशेंट जिसको कोरोना हुआ है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, डरना नहीं, बिल्कुल। पर एक सवाल, 1 मिनट, फिर मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगा। संवेद, जब 500-700 हजार केसेस थे पूरे देश में, तब तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आज 90,000 केसेस रोज बढ़ रहे हैं, 42 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया। एक्टिव केसेस भी 9 लाख हैं। अब हम सब कुछ खोल रहे हैं।
मतलब कुछ हमारी रणनीति में कुछ फ्लॉ है? देखिए नहीं, कोई फ्लॉ नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए, जान भी जहान भी कहा गया, पहले जान ही तो जहान ही कहा गया था। अभी किसी एक्सपर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, एक डिले करना बहुत आवश्यक था। अगर यही इन्फेक्शन रेट आपके सेकंड या थर्ड डे में हो जाता, पहले ही आपके 90-90 हजार 1-1 लाख लोग रोज इन्फेक्ट होने लगते, जब आपके रिसोर्स ही तैयार नहीं थे, तो आप सोचिए हमारी फैटेलिटी रेट क्या होती। नहीं, 90-90 हजार हमें पता ही नहीं था ना। टेस्टिंग ही अगर हम 20,000 केसेस की कर रहे थे, 90,000 पॉजिटिव कैसे होते? नहीं, ये गलत बात है। मैं संदीप भाई समझाता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे 90,000 केस हो रहे थे, हमें पता ही नहीं था। कम से कम हमें डेथ रेट तो पता, कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाती और पता ही नहीं चलता, ऐसा तो नहीं होता। सड़कों में डेड बॉडी पड़ी होती अगर इतने लोग मर रहे होते तो। ऐसा नहीं है, हमने इसको डिले किया और एक स्टडी भी आई कि अगर ये डिले नहीं होता तो 30 से 40 लाख लोग न केवल इफेक्टेड होते बल्कि बहुत बुरी तरह। नहीं, स्टडीज तो बहुत आई है। एक मिनट, ठीक है, आपने इसको डिले करने के लिए टेस्ट कराए। अखिलेश प्रताप सिंह पर टेस्ट, चलिए आपने डिले कर दिया, पर अभी जो स्थिति है उसमें हम पूरा देश हमने खोल दिया है। मैं पैरवी करने वालों में था, सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था अपने शो पर कि नहीं, अनलॉक करना पड़ेगा। पर जो ये हालत है, कंप्लीट अनलॉक हो गया है और केसेस 90,000 से ऊपर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, वो दिख रही है क्या जान और जहान के बीच में? देखिए, आज बता रहे हैं कि मैंने डिले किया इसलिए उसका लाभ मिल रहा है, और तब बता रहे थे कि ये बस डिले इसलिए कर रहे हैं, खत्म हो जाने वाला है। कितना विरोधाभासी अवसर के हिसाब से बयान दे रहे हैं बीजेपी के लोग। यही लोग बोलते थे कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, मई में के बाद होगा ही नहीं, और आज बता रहे हैं मैंने डिले किया। डिले करने के बाद राहुल गांधी बोले थे कि इंटरनेशनल फ्लाइटें या विदेश से जो कुछ हो रहा है उस पर नियंत्रित करिए, तब आप मान नहीं रहे थे। संदीप जी, बात यह है कि इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट से आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी और महामारी से नहीं लड़ सकते। उसके लिए आपको एक प्लान चाहिए, रोड मैप चाहिए, और सोच चाहिए, और बुद्धि चाहिए, और इसमें से कोई नहीं है इस सरकार के पास। तो ये तो भुगतना ही है। और बार बार कहा जा रहा है कि हमने ये किया, हमने ये कर दिया। किया, कोई बड़ी नायाब चीज नहीं हुई है, रॉकेट साइंस नहीं आया मास्क बनाना और या वेंटिलेटर बनाना। लेकिन उस जो मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर, भ्रष्टाचार चरम पे, चाहे पीएम केयर फंड ले लीजिए, चाहे वेंटिलेटर ले लीजिए, हर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह आपदा में अवसर, भ्रष्टाचार के तलाश लिया इन लोगों ने। और आज बता रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये सबको पता है, तब भी पता था, आज भी पता है कि इसकी दवा नहीं बने, वेंटिलेटर्स नहीं बने, अस्पताल तैयार नहीं किए गए, प्रयास ना करें। मतलब ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया गया? अखिलेश प्रताप सिंह, ये कौन कह रहा कुछ भी नहीं किया गया? हाँ। हम कह रहे हैं जो किया जा सकता था। अनप्लान्ड वे में आपने लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद मजदूरों को पलायन उसी में करने दिया। आप पहले मजदूरों का कर लेते जब मिनिमम था, इकोनॉमी को आपने चौपट कर दिया, क्योंकि आप ये मान के चल रहे थे कि 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा। हर कोई कह रहा था कि ये नहीं जाने वाला है, ये लंबा रहेगा, इसकी रणनीति लंबी बनाइए। तो लंबी रणनीति है क्या? मैं एक मिनट अब लास्ट कमेंट ले लूं तीनों एक्सपर्ट से। आप तीनों से मेरी गुजारिश है, 30 सेकंड्स में अपनी बात कहिएगा। लॉकडाउन अनप्लान्ड था और अनलॉक भी अनप्लान्ड है क्या, डॉक्टर संजय राय? देखिए, लॉकडाउन को जो है थोड़ी सी हम ये जरूर कहेंगे कि अनप्लान्ड था ये, और उसमें जो भी एडवाइस दिया गया, क्योंकि पीएम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, उसके पीएम का जिस तरीके से स्पीच था, जिस तरीके से उन्होंने शायद कंट्री को एड्रेस किया था, वह बहुत ही सीरियस थे इस इशू को लेकर। वो हमने शुरू से नोटिस किया था, बट वो उससे मैं सहमत करता हूं। लेकिन लॉकडाउन की जो है उपयोगिता पे सवाल नहीं कर सकता। नहीं, मैं उपयोगिता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं डॉक्टर वली। तो लॉकडाउन अनप्लान्ड था, अब ये अनलॉक भी अनप्लान्ड है क्या? अब देखिए, बच्चे भी इम्तिहान भी दे रहे हैं, अभी चुनाव भी होंगे, यहां सेकंड वेव आ रही है और चुनाव कराए जाएंगे ना अभी बिहार में। देखिए, मेरा कमेंट इस समय
बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। आप विलेजेस को फोकस करिए। और डरने की बात जो मैंने की थी वो इसलिए की थी कि लोग बेखौफ हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो जब डरेंगे तभी तो मास्क लगाएंगे। इसके स्प्रेड से डरना है। मैं ये नहीं कह रहा कोरोना से डरो, कोरोना से तो मैं नहीं डर रहा हूं, तभी तो काम कर रहा हूं बैठ के। डरने का मतलब ये है कि खौफ है कोरोना में, मास्क तो ठीक है, लगाओ आप भाई, डरना शब्द मास्क इस्तेमाल लगाने कर रहे की हैं बात और कर रहा हूं। संबित पात्रा कह रहे हैं सजग रहने की जरूरत है। लेकिन सैयद अब्बास, देखिए जब अनलॉक भी हो रहा है तो हमें कुछ एहतियात बरतनी होगी ना। इट इज नॉट नॉर्मल। ये थोड़ा है कि सामान्य जिंदगी शुरू हो गई हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं अनलॉक में, जैसे सब कुछ अब बिल्कुल चंगा सी, अब इम्तिहान भी कराइए, चुनाव भी कराइए, सब होगा। दैट इज फाइन संदीप जी, वो पास्ट टेंस है। अनलॉक प्लान था, लॉक प्लान था, पास्ट टेंस से गया। फ्यूचर प्रेजेंट ये है कि दूसरा अनलॉक किया नहीं जा सकता। और धीरे धीरे हर कंट्री की इकोनॉमी खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है, इंडिया को भी धीरे धीरे खोलना ही पड़ेगा। बात अभी इंपॉर्टेंट वली जी ने भी कही और संबित पात्रा जी ने भी कही, डर की। दोनों लोग सही है, लेकिन एक डिफरेंस है, कभी विस्तार में बताऊंगा। नेगेटिव फियर और पॉजिटिव फियर। 20 सेकंड में नेगेटिव फियर संबित पात्रा जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेगेटिव फियर इसमें ज्यादा खतरनाक है। आप डर के कमरे में बंद हैं, डर के आपको लग रहा है आपको हो ही जाएगा, आप मर जाएंगे, वो रियलिटी नहीं है। ऐसे डर से बचें। और ऑफ कोर्स डॉक्टर वली ने जो कहा पॉजिटिव फियर, हाँ ये खतरनाक है, इससे बचना भी जरूरी है। आप मास्क लगाओ, हाथ को सैनिटाइज करो, भीड़ में ना जाओ, फालतू बाहर नहीं घूमो, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉजिटिव फियर हमें चाहिए। बिना पॉजिटिव फियर के हम बच नहीं सकते। तो हमें एहतियात बरतनी होगी। कोरोना काबू में नहीं आ रहा है, ये भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और भयावह स्थिति हो सकती है। डराने का मकसद नहीं है, आपको सजग रहने की बात मैं कह रहा हूं। और सरकार को और संवाद और चर्चा करनी होगी नागरिकों से। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे